संसद पर आतंकी हमले की 19वीं बरसी आज। कृतज्ञ राष्ट्र शहीदों को दे रहा है श्रद्धांजलि। संसद परिसर में आयोजित समारोह में विभिन्न दलों के नेताओं ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से वार्ता के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने नोएडा के चिल्ला बॉर्डर से आंदोलन समाप्त किया। दिल्ली नोएडा के बीच आवागमन हुआ आरंभ। रेलवे अपने 21 भर्ती बोर्डों के माध्यम से 15 दिसंबर से शुरू कर जून 21 तक 3 चरणों में आयोजित कर रहा मेगा भर्ती अभियान। इस भर्ती अभियान में 2 करोड़ 44 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में 3 दिवसीय कृषि मेले का किया उद्घाटन। कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में दिया महत्वपूर्ण योगदान। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज 2001 में हुए संसद पर आतंकी हमले में शहीद हुए बहादुरों को श्रद्धांजलि दे रहा है। वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 19वीं बरसी पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में शहीद जवानों को संसद भवन परिसर में आज श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विभिन्न दलों के नेताओं ने भी शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वर्ष 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हमले के दौरान शहीद जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि देश उन बहादुर जवानों को कृतज्ञतापूर्वक याद कर रहा है जिन्होंने 2001 में इस दिन संसद का बचाव करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अपने लोकतंत्र के मंदिर के उन रक्षकों के महान बलिदान की सराहना करते हुए हम आतंक की ताकतों को हराने के अपने संकल्प को और मजबूत करते हैं। नए कृषि कानूनों के मसले पर हरियाणा के 40 किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में मुलाकात की। इन किसानों ने कृषि मंत्री को नए कृषि कानूनों के फायदे बताए। आज हरियाणा के बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी किसान बंधुओं का हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन किसानों ने कृषि मंत्री को नए कृषि कानूनों के फायदे बताए। इस कानून के अनुसार किसानों का कहना है कि नए कानूनों का काफी फायदा मिल रहा है उनका समर्थन करते हैं क्योंकि मोदी जी जैसे और इसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं। हमें अपने आप को खड़ा करने का मौका दिया है। अपनी फसल को हम अपने हिसाब से बेच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत खुशी उससे अधिवेशन से, क्योंकि हमारी ऑनलाइन पेमेंट आड़ती फोन करता पेमेंट आ गई आपकी, नहीं हमने आड़ती के पास जाना पड़ता था। ये पेमेंट हमारे खाते में आती है, हमें पता लगा और आड़ती हमारे पास आता था। हम बहुत खुश हैं इससे। जो ये 3 कानून बनाए हैं ये किसान को पूरी आजादी प्रदान करते हैं। साथ में मैं अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आंदोलन अब गलत हाथों में चला गया है। देश विद्रोही उसमें दिखाई पड़ते हैं, नुकसान करने वाले दिखाई पड़ते हैं। कृपया कर उनके बरगलाने में न आए। पिछले 2 हफ्ते से किसानों के धरने प्रदर्शन के कारण बंद रहे नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर को रात 11 बजे खोल दिया गया है। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से धरने पर बैठे किसानों के पदाधिकारियों की मुलाकात के बाद ये बॉर्डर खोला गया। मुलाकात के दौरान किसानों ने अपनी 18 मांगों को रखा था। किसानों की मांगों के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। पुलिस और किसानों ने मिलकर नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर लगी माननीय राजनाथ सिंह
किसान आयोग को गठन के लिए ज्ञापन दिया। जो रक्षा मंत्री हैं उनने हमें बुलवाया था। हम अजब सिंह कसाना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, योगेश प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष, केपी सिंह मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राजीव नागर जिलाध्यक्ष के साथ माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कोठी पे गए। वहाँ हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी थे। दोनों लोगों ने हमारा ये ज्ञापन लिया और ज्ञापन को पढ़ के उन्होंने कहा आपका ज्ञापन जेन्युइन है, ओरिजिनल है और इसमें कोई समस्या ऐसी नहीं है जो दिक्कत करे, लेकिन ये ज्ञापन हम प्रधानमंत्री से मिलकर ही पूरा कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा धरना आप हटा दो और 15 दिन में 10 दिन में हम आपको बुलाएंगे। कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन के बीच कुशीनगर से एक अलग तस्वीर सामने आई है। कुशीनगर के हैतिमपुर टोल नाके पर किसान कृषि बिल के समर्थन में यात्रियों को फूल देकर बिल के फायदे गिनाते रहे। किसान नए किसान बिल को किसानों के हित में बता रहे हैं। कुशीनगर के बड़े किसानों ने अलग अलग बैठक कर आज कृषि कानून का समर्थन किया है। किसानों ने कहा कि इस बिल से किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों को तकलीफ है। यहाँ पर हम इस बिल के समर्थन में आए कि यह बिल जो है किसानों के लिए बहुत हितकारी है। किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि ये जो है कि समर्थन यह बिल जो है कि हमारे फायदे के लिए है। सरकार का जो योजना है किसान के हित के लिए, हम अपने किसान भाइयों से बता रहे हैं कि यह बिल हमारे हित के लिए है। बिचौलिए जो है उसको चाहते नहीं है कि किसानों को पूरा लाभ मिले। बिचौलिए अपने लाभ के लिए किसान भाइयों को बरगला रहे हैं। इसलिए हम लोग किसान भाइयों को बता रहे हैं कि जागरूक हो, यह बिल हमारे हित के लिए है। इस बिल से हमारा फायदा है किसान भाइयों को। हमारे फसल का जो उचित दाम हमको डायरेक्ट बीज मंडी में चाहे बेच सकते हैं, या हमारा फायदा कई तरह का फायदा है। रेलवे अपने 21 भर्ती बोर्डों आरआरबी के माध्यम से 3 चरणों में मेगा भर्ती अभियान का आयोजन कर रहा है, जो 15 दिसंबर 2020 से शुरू होगा। लगभग 1,40,000 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित किए जाने वाले भर्ती अभियान में 2,44,00,000 से अधिक उम्मीदवार देश के विभिन्न शहरों में परीक्षा में शामिल होंगे। आरआरबी ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारी की है और इसके लिए सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन किया जाएगा। परीक्षा का पहला चरण 15 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 18 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद CEN-1 2019 की परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से शुरू होकर संभवतः मार्च 21 तक चलेगी। CEN नंबर RRC 1 2019 स्तर 1 के लिए तीसरी भर्ती परीक्षा संभवतः अप्रैल 2021 से जून 2021 के अंत तक आयोजित की जाएगी। 15 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाले CEN-3 2019 पृथक और मंत्री स्तरीय श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों को ईमेल और SMS के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर और आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए गए लिंक के जरिए परीक्षा केंद्र का शहर और तिथि और पाली के बारे में जानकारी नियत समय पर जारी की जाएगी। आने वाले कुछ हफ्तों में सरकार देश भर में कोविड-19 की वैक्सीन बांटने की तैयारी कर रही है। ऐसे में देश भर के एयरपोर्ट भी सबसे बड़े और सबसे जरूरी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में अहम भूमिका निभाएगा। ये एयरपोर्ट कोविड-19 की वैक्सीन को लाने वाले टेम्परेचर कंट्रोल कार्गो को संभालने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोरोना वायरस महामारी के बीच फिर से सामान्य दिनों की ओर वापसी कर रहा है। देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने कोविड-19 से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल वस्तुओं के लिए एक वेयर हाउस बनाया था। अब यह एयरपोर्ट एंटी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर आने वाले टेम्परेचर कंट्रोल कार्गो को संभालने की तैयारी कर रहा है। पुणे और हैदराबाद के फार्मा हब से आने वाली ये वैक्सीन देश को कोविड-19 से लड़ाई में मदद देगी। दिल्ली और हैदराबाद के एयरपोर्ट टेम्परेचर कंट्रोल कंटेनर को हैंडल करने की तैयारी कर रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों और महीनों में इन्हें कई मिलियन डोज को संभालना होगा। दिल्ली एयरपोर्ट की खासियत की बात करें तो
2 इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल हैं जो सालाना 1.8 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की क्षमता रखते हैं। इसे 2.3 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों कार्गो टर्मिनल में टेम्परेचर कंट्रोल सुविधाएं हैं। 200 सेल्सियस तापमान को हैंडल करने के लिए अलग से कूल चैम्बर हैं। दोनों टर्मिनल में टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंटेनर को संभालने के लिए पॉइंट दिए गए हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव कार्गो के मूवमेंट्स के लिए कूल डॉली है। वैक्सीन लेकर जाने वाले वाहनों के तेज गति से जाने के लिए अलग गेट है। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला और इकलौता एयरपोर्ट है जिसमें 12 फ्रेटर पार्किंग बे हैं। इसमें एयरपोर्ट से कार्गो के आने जाने के लिए काफी क्षमता है। दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया और देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ऐसे में ये सुदूर देशों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट है जहां इंपोर्ट कार्गो की डिलीवरी के लिए QR कोड पर आधारित ई-गेट पास सुविधा दी गई है। ऐसे में पेपर डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटेड हो गई है और मानवीय संपर्क कम हुआ है। कोविड-19 की वैक्सीन को हैंडल करने के लिए सबको विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हैदराबाद एयर कार्गो देश के वैक्सीन बनाने वाले क्षेत्रों के बीच स्थित है और वो भी इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाएगा। वहाँ भी टेम्परेचर सेंसिटिव फार्मा वैक्सीन स्टोरेज और प्रोसेसिंग जोन बनाए गए हैं। हैदराबाद एयर कार्गो फार्मास्यूटिकल और वैक्सीन शिपमेंट के लिए एंड टू एंड कूल चेन प्रदान करता है। टर्मिनल में भारत का सबसे बड़ा टेम्परेचर कंट्रोल कूल कंटेनर का फ्लीट है। हैदराबाद एयर कार्गो ने हाल ही में कूल डॉली लॉन्च की है जो फार्मा और वैक्सीन शिपमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मोबाइल रेफ्रिजरेशन यूनिट है। दोनों एयरपोर्ट महामारी की शुरुआती दिनों में PPE किट, मेडिकल सप्लाई के ट्रांसपोर्टेशन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब इन दोनों एयरपोर्ट ने वैक्सीन डोज के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की प्रक्रिया में मानवीय संपर्क कम करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन किया। साथ ही 75 करोड़ रुपए की 88 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन कर उसका निरीक्षण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ की धरती 1857 की क्रांति की धरती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। गंगनहर पटरी पर कांवड़ मार्ग बनाया जा रहा है जिसे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में सौंपा जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ दिल्ली मेट्रो को जोड़ा जा रहा है। जल्द ही दिल्ली की दूरी 45 मिनट में तय की जाएगी। भाइयों बहनों, 32,000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग भारत सरकार के सहयोग से एक नया मेट्रो का विकल्प RRTs के नाम से मेरठ को दिल्ली के साथ जोड़ रहे हैं और ये देश का पहला ऐसा कार्य होने जा रहा है जो इतनी बड़ी दूरी से जोड़ने की कार्य योजना बन रही है। और हम लोग इसको प्रस्ताव भेजे हैं कि यह अगर मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर तक भी चल जाए तो ये और अच्छा काम हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये विकास के कार्य है और ये गंगा नहर भी हरिद्वार के साथ हमारे संपर्क को सीधे जोड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार से हमने इस संबंध में वार्ता की। उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी सहमति दी है। हम लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश तक तो हम लोग बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार बनाए। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति दी और मैंने ये भी प्रस्ताव दिया है कि अगर कांवड़ यात्रियों के लिए हमें हरिद्वार तक भी बनाना पड़ेगा तो भी हम लोग बनाएंगे। उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का सहयोग लेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वृंदावन का कुंभ भी प्रयागराज जितना महत्वपूर्ण है, इसकी व्यवस्थाएं भी उसी के अनुरूप होंगी। मथुरा वृंदावन को 282 करोड़ रुपए की और सौगात देने के लिए वो एक बार फिर वृंदावन आएंगे। एक्सप्रेस वे से वृंदावन पागल बाबा मंदिर तक की 251 करोड़ रुपए लागत की सड़क और मथुरा से वृंदावन तक 31 करोड़ रुपए की 4 लेन सड़क का उपहार देने के लिए उन्होंने जल्द ही फिर वृंदावन आने का वादा किया। वृंदावन की पवित्र भूमि पर आने का अवसर मिला है और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है और वृंदावन सहित संपूर्ण मथुरा जनपद के विकास योजनाओं के शिलान्यास करने का, लोकार्पण करने का मौका मिला है और बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करके जा रहा हूं कि जल्दी से फिर कोई बड़ी योजना लेकर के यहाँ आऊं
और बिहारी जी के चरणों में समर्पित करके फिर से दर्शन करूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का ब्रजमंडल में आगमन हुआ। सर्वप्रथम वृंदावन में कई सड़कों का लोकार्पण किया, फिर कुंभ को लेकर के संत धर्माचार्य, तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज एवं कई दिव्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक भी की। सभी ने अपनी मांगे रखी, सुझाव रखे। उन सबको सुनते हुए यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने श्रीकांत शर्मा जी की उपस्थिति में कहा कि संतों की सभी मांगे पूरी की जाएंगी और दिव्य कुंभ की सुंदर व्यवस्थाएं की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1441 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 1770 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 5,37,755 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 95% से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों में से 8,072 मरीजों की मौत हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,441 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,770 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 19,729 है, 19,729। अब तक प्रदेश में संक्रमण के बाद 5,37,755 व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत 95% से ऊपर चल रहा है। कुल मिलाकर के संक्रमित व्यक्तियों में से 8,072 संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कोरोना संक्रमण कम होने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा रहा है। 8 लाख के आसपास एमएसएमई और बड़ी इकाइयां काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के समय कुछ इकाइयों की कार्यशील पूंजी, जीएसटी रिटर्न और विभागों से भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए एमएसएमई साथी ऐप को शुरू किया गया था। 4,37,000 इकाइयों को बैंकों से समन्वय स्थापित कर ऋण स्वीकृत कर उन्हें उपलब्ध कराया गया, जिससे उनकी सामान्य गतिविधियां तेज हो सकीं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। संक्रमण कम होने के साथ साथ जो अन्य गतिविधियां हैं उनमें तेजी लाई जा रही है। आर्थिक गतिविधियों को तेजी से सामान्य किया जा रहा है। अब औद्योगिक गतिविधियों को भी तेजी से अब सामान्य हो रही हैं। 8 लाख के 18,000 के आसपास की जो हमारी एमएसएमई और बड़ी इकाइयाँ वो इन उद्योगों में काम कर रही हैं। लगभग 52 लाख श्रमिक इनमें काम कर रहे हैं। प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों जिनकी की प्रदेश में कुल संख्या लगभग 90 लाख है, उनमें कुछ इकाइयों को कोरोना के समय कार्यशील पूंजी की, जीएसटी के रिफंड की और विभागों से भुगतान की समस्याएं आ रही थी। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एमएसएमई साथी ऐप जो है वो उसको शुरू किया गया था। इन इकाइयों में जो कार्यशील पूंजी की जिनको समस्या थी, उन लगभग 4,37,000 इकाइयों को बैंकों से 11,100 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत कराकर वितरण कराए गए हैं ताकि वे अपनी सामान्य गतिविधियां तेज करें। इसके साथ साथ प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना भी की जा रही है, जिनकी स्थापना के लिए बैंकों से समन्वय करके उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उन्हें आर्थिक कठिनाई ना हो। इस कोरोना समय के पश्चात 14 मई के पश्चात अभी तक पिछले 6 माह में लगभग 6,66,000 नई एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा 20,168 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं। सस्ता न्याय देने की सरकार की पहल के तहत आज मिर्जापुर में 10 माह बाद राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोग अपने विवादों को लेकर समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के लिए सुबह से ही वहां पहुंच गए थे।
लोक अदालत में 25 बैंकों द्वारा भी अपने अपने स्टॉल लगाए गए थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित कुमार यादव ने बताया कि आज लोक अदालत में कुल 947 मुकदमों का निस्तारण किया गया, जिनमें 1,37,925 रुपये का जुर्माना वसूला गया। मोटर व्हीकल एक्ट के 39 मुकदमों का निस्तारण किया गया और प्रभावित लोगों को 18,95,000 रुपये का प्रतिकर दिलाया गया। राजस्व न्यायालय में कुल 4,259 मुकदमों का निस्तारण किया गया और 14 करोड़ 94 लाख रुपए से अधिक की वसूली की गई। प्राधिकरण के तत्वाधान में व जनपद न्यायाधीश महोदय के दिशा निर्देशन में आज इस लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कोर्ट कैंपस में 25 बैंक के स्टॉल लगे हुए थे। सभी न्यायालयों ने अपने अपने न्यायालयों में मुकदमों का निस्तारण किया, जिसमें से क्रिमिनल 947 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिसमें 1,37,925 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। मोटर दावा अधिकरण न्यायालय में 39 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिसमें 1,80,95,000 रुपए लोगों को प्रतिकर के रूप में दिलाया गया व राजस्व न्यायालयों में 4,259 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिसमें 14,94,23,000 बैंक ऋण की वसूली की गई है। अंबेडकर नगर जिले के राजकीय महाविद्यालय आलापुर में अटल भवन के लोकार्पण के अवसर पर पहुंचे देवरिया सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि किसान बिल लाने का सरकार का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है, किसानों की आय दुगनी हो ये सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनकी राजनीतिक हताशा और निराशा का परिणाम है। सरकार किसानों द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। किसान बिल लाने का सरकार का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है, किसानों की आय दूनी हो इसको सुनिश्चित करना है, किसान मुक्त हो इसको सुनिश्चित करना है। विरोध जो लोग कर रहे हैं वो विरोध कुछ लोगों के राजनीतिक हताशा और निराशा का परिणाम है। उनको कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, वो किसानों को बरला रहे हैं, भड़का रहे हैं। सरकार किसानों द्वारा उठाए गए समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। मुजफ्फरनगर जिले के बहादुरपुर गांव में वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र का लोकार्पण और अंत्येष्टि स्थल का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। जानसठ रोड स्थित बहादुरपुर गांव में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र बनाया गया है। इसका निर्माण यूपी PCL द्वारा किया गया है। इस गौ संरक्षण केंद्र में 200 गौवंश को रखने की क्षमता है। इसी के साथ जिला पंचायत यहां 9,95,000 रुपए की लागत से प्रदेश का प्रथम गौ अंत्येष्टि स्थल बनवा रही है। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि ये प्रदेश का पहला गौ अंत्येष्टि स्थल है। इस गौ अंत्येष्टि स्थल में मृत गौवंश का विधिपूर्वक और वैज्ञानिक तरीके से शव का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की योगी सरकार ने पहली बार वृद्ध स्तर पर गौ संवर्धन के लिए काम किया है। को हिंदुस्तान में पूजते हैं तो उसकी मृत्यु के बाद उसका कैसे वो हो, तो पहला अंत्येष्टि स्थल उत्तर प्रदेश में यहाँ बनाया गया है। कहीं भी कोई गाय की मृत्यु होगी तो उसको यहीं पे उसका अंतिम संस्कार कह लीजिए यहाँ पे गाड़ा जाएगा। तो एक अपनी तरह का बिल्कुल अलग कंसेप्ट आप कह सकते हैं शुरुआत। आज ये सदर ब्लॉक के अंदर बहादुरपुर गांव में गौओं के अंत्येष्टि स्थल बनाया गया। यानी गौएं अभी तक जिला चिकित्सालय, जिला पंचायत के पास का ठेका होता था और जो ठेकेदार थे वो गाय की खाल उतारते थे, गाय की दुर्गति होती थी। और गांव चूंकि एक भारत के अंदर मान्यता गाय के प्रति है, एक संवेदना गाय के प्रति है, तो उसका संस्कार लोग चाहते हैं गाय का संस्कार हो, उसकी खाल न उतारी जाए, उसकी हड्डियों को छिन्न भिन्न किया जाए। उस भावना का सम्मान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर ये बहादुरपुर गाँव के अंदर गौ अंत्येष्टि स्थल बनाया गया, जिसका शिलान्यास आज हुआ। निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और इसी योजना को पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के अंदर ये पहली अंत्येष्टि स्थल गौशालाओं के लिए बनाया गया। डीडी न्यूज यूपी पर मंगलवार 15 दिसंबर से नए परिवर्तन और नए अंदाज के साथ प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। आइए देखते हैं ये जानकारी।
प्रादेशिक समाचार प्रातः 8 बजे से 8:30 तक, दोपहर 2 बजे से 2:30 तक, 3 बजे से 3:30 तक प्रसारित किए जाएंगे। वहीं 5 बजे से 5:30 तक उर्दू में खबरों का प्रसारण होगा। 6:30 से 7 बजे तक समसामयिक कार्यक्रम चर्चा में प्रसारित किया जाएगा। शाम 7 बजे से 7:30 तक प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार यूट्यूब पर डीडी न्यूज यूपी पर क्लिक कर देखे जा सकते हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रादेशिक समाचार के प्रसारण में बदलाव की दर्शकों द्वारा प्रशंसा की उम्मीद है और दर्शक इस परिवर्तन के बारे में अपनी राय दूरदर्शन समाचार की मेल आईडी ddnewslko@gmail.com पर दे सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। संसद पर आतंकी हमले की 19वीं बरसी आज, कृतज्ञ राष्ट्र शहीदों को दे रहा है श्रद्धांजलि। संसद परिसर में आयोजित समारोह में विभिन्न दलों के नेताओं ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से वार्ता के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने नोएडा के चिल्ला बॉर्डर से आंदोलन समाप्त किया। दिल्ली नोएडा के बीच आवागमन प्रारंभ। रेलवे अपने 21 भर्ती बोर्डों के माध्यम से 15 दिसंबर से शुरू कर जून 21 तक 3 चरणों में आयोजित कर रहा है मेगा भर्ती अभियान। इस भर्ती अभियान में 2,44,00,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में 3 दिवसीय कृषि मेले का किया उद्घाटन। कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में दिया महत्वपूर्ण योगदान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।